हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कल हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स का। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए एक अच्छे से लेक्चर के लिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमें थर्मोडाइनमिक्स में जो हमें पढ़ना है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यूनिट 1 है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स की और जीरो लॉ देखेंगे। अरे, इनका इंट्रोडक्शन कराना भूल गए। इनका इंट्रोडक्शन हमने कल ही बताया था। ये कौन है, ये भी आपको सबका हेलो बोल रहे हैं। ये इनका नाम है चिंकी। चिंकी का यहाँ क्या काम है? स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो सर इनकी? नहीं, चिंकी। चिंकी का क्या काम है? चिंकी का काम है यहाँ पर आपके डाउट्स को सोल्व करना, यानी कि जो आपके डाउट्स होंगे वही चिंकी के डाउट्स होंगे। तो चिंकी मुझे बताती रहेगी, सर हमें यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है, ये समझा दीजिए। तो इससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सभी जल्दी से चिंकी को हाय बोलते हुए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स टू वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब कोई भी चीज मोशन में हो तो हम क्या काम करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन होता है। थर्मो, थर्म से ही मतलब समझ में आ रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हीट स्टडी ऑफ मोशन है कि हीट जब मोशन में हो तो उसकी कुछ स्टडीज करनी है, उस स्टडीज के कुछ लॉज दिए गए, हमारे पास क्या क्या हमारे पास चेंजेस होते हैं, तो वो इस चीज़ हमें इसमें पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट इज नोन एज। तो सिंपल डेफिनेशन है सर, क्या लिखवा रहे हो? अरे बच्चा, सिंपल है तभी तो बोला है मैंने, बेसिक से लेकर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जिसमें हम हीट के मोशन के बारे में पढ़े गए वही क्या है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स। तो चिंकी समझ में आ गया? यस सर, चिंकी को समझ में आ चुका है बिल्कुल, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? अपन का सिस्टम ये वो वाला सिस्टम नहीं है। देखो, सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास जिस भी चीज पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, सिस्टम। दो वर्ड है, एक सिस्टम। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सिस्टम, यहाँ देख ले इसको, सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम, जिस भी चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास सिस्टम है। और उसके चारों तरफ जो भी बचा वो क्या है हमारे पास, सराउंडिंग है। क्लियर है? जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सिस्टम है, और जिसके चारों तरफ क्या होगा हमारे पास, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ बचा वो क्या है हमारे पास, सराउंडिंग। जैसे सपोज करो, अब तुम पढ़ना शुरू करें नर्सरी से, तो नर्सरी से लेकर 12th तक तुम पर क्या क्या सब टीचरों ने एक्सपेरिमेंट किया, सबको बताया कि बस यहाँ तक मेहनत कर लो, यहाँ तक मेहनत कर लो, 12th तक पढ़ लो, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये तो, और ये तो, ये तुम क्या बन गए उनके लिए, तुम एक सिस्टम बन गए, और हम सब टीचर्स क्या हो गए, हम सब सराउंडिंग हो गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया सिस्टम सराउंडिंग क्या है। ये तो सिंपल था। सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम समझाने के लिए, कि जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी के टाइम में कॉफ़ी चाय वगैरह पीना तो पसंद करोगे नहीं, फिर भी सपोज करो कि तुम्हें चाय पीने का ज़्यादा ही शौक है, तो तुमने ले ली एक कप में चाय। कप थोड़ा स्टाइलिश सा बना देते हैं। एक कप में क्या है हमारे पास, टी है। तो ये क्या है, ऊपर से ओपन कप है, ओपन कप है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ हीट निकल रही होगी, और इसमें थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, मास की भी कमी हो जाती है, मास डिफेक्ट भी हो जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास हीट भी क्या हो रही हो, हीट और मास दोनों ही क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, उनको क्या बोलेंगे हम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम से समझ गए होगे कि ऊपर क्या ढक दी जाए, इस कप के ऊपर अब हमने क्या ढक दिया, कोई कवर कर दिया इस कप के ऊपर, यानी कि इसमें क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो कवर करने से फिर भी क्या होगा, बॉडी के साइड में से हीट तो तब भी निकलती है। तो इसमें क्या हो, क्लोज सिस्टम में हीट तो क्या होती है, चेंज होती है, हीट तो ट्रांसफर होती है, लेकिन मास क्या होता है,
मास में कोई चेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हीट भी चेंज ना हो और मास भी चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप सिस्टम क्लियर हो गया होगा। सिस्टम ये सब बेसिक डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी कवर कर दें थोड़ा सा। फिर है हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें 3 इक्विलिब्रियम समझने पड़ेंगे। उसका नंबर 1 है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दो चीज सेम कंडीशन में हो, यानी कि साम्य अवस्था, समान अवस्था में हो। इक्विलिब्रियम का हिंदी वर्ड होता है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी कि सेम कंडीशन में हो, समान अवस्था में हो, तो उनको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि समान अवस्था में हो, किस टाइप में? थर्मल यानी टेम्परेचर के टाइप में। तो वही, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ ए सिस्टम इज यूनिफॉर्म देन सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि सपोज करो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो ये वही कॉफी वाला कप है, कॉफी का कप है हमारे पास, कॉफी कप, और इसका मैं 2 पोर्शन 4 पोर्शन कर दूं, तो कॉफी जो रखे है इसका एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, टेम्परेचर T1 T2 T3 T4। तो तुम क्या ऐसे सोचोगे कि पहली सिप पी तुमने, पहली सिप पी तो उसका टेम्परेचर तुम्हें लगा बहुत ठंडी लगी, दूसरी सिप लिया फिर उसके बाद एकदम गर्म लगी, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पूरी हर एक कॉफी के हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि इस थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम होगा। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, if the each particle of a system experienced a balanced force means a uniform pressure exert on each molecule of a system then system is said to be in mechanical equilibrium। मतलब क्या है इसका मतलब? समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और उस मतलब कोई पार्टिकल्स है, उसके अंदर एक पार्टिकल्स लिया हमने, और पार्टिकल्स पर कोई एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब इस पर एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इसमें नेट फोर्स कितना है? 0। यानी कि ये पार्टिकल क्या है? बैलेंस फोर्स इससे गिरा हुआ है। ऐसे यहाँ पर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक पार्टिकल पर क्या लग रहा हो? बैलेंस फोर्स हो उस पर, यानी कि सेम प्रेशर पड़ रहा हो हर एक पार्टिकल पर, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, अब सपोज करो तुमने क्या काम किया, पानी में चाय मिला दी, नहीं पानी में चाय क्या मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, पानी में शुगर मिला दो, शुगर ऐड कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पानी में शुगर ऐड करते सर कैसे, पानी में चीनी मिलाने से कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा? अरे बच्चा, पानी में क्या कर दिया? चीनी मिला दी, पानी और चीनी की कंसंट्रेशन क्या रखी? सेम रखी, यानी कि शुगर इसमें इतना डाला कि दोनों की कंसंट्रेशन लगभग सेम रही। तो जब दोनों पार्टिकल की कंसंट्रेशन सेम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर इज यूनिफॉर्म इक्वल इन ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसमें यानी कंसंट्रेशन C1 C2 ये सब क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे पूरे ही सिस्टम में। क्लियर है? तो इस यहाँ तक तो बेसिक डेफिनेशन था। अब किसी सिस्टम में अगर वो तीनों होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि अगर हमारे पास इफ ए सिस्टम हैज द अबव इक्विलिब्रियम, थर्मल भी हो वो, मैकेनिकल भी हो और केमिकल भी हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, सिंपल डेफिनेशन थी। और हाँ, साथ के साथ नोट्स करते हुए चलिएगा, नोट्स इसलिए यहाँ पर लिख के लाया हूँ जिससे आपके नोट्स भी रेडी होते रहें। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टेम्परेचर। यहाँ से थोड़ा हमारे पास स्टार्ट होता है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या बताता है किसी भी चीज़ का? टेम्परेचर आपको पता होगा, अगर मैं बोला 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने? कि मैंने बताया कि उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस बताया कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। चिंकी बोले सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। ओके, चिंकी की बात मानी जाएगी। ठीक है चिंकी, चिंकी समझ में आ रहा है ना? वैसे समझ में आ रहा है चिंकी को? ठीक है। इफ ए बॉडी इज कोल्ड देन इट्स टेम्परेचर इज लो। अगर हमारे पास एक बॉडी कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। अगर बॉडी ठंडी है तो उसका टेम्परेचर लो, और बॉडी हॉट है तो उसके टेम्परेचर हाई होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन एंड
फ़ारेनहाइट। तो ये तो सिंपल टेम्परेचर क्या है, गर्म और ठंडे को मेजरमेंट करने का यूनिट होती है टेम्परेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हीट। अब ये यहाँ से हीट समझ में आनी चाहिए क्योंकि हीट पर ही पूरा चैप्टर बेसिस है, पूरी यूनिटी हीट के ऊपर है। तो हीट क्या होती है, सपोज करो इसको समझाने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने क्या काम किया, मेरे पास यहाँ पर है मेरे पास आइस, और यहाँ है मेरे पास सपोज करो यहाँ पर आइस मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और यहाँ है मेरे पास वाटर। वाटर सपोज करो मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था उसका टेम्परेचर। ठीक है, आइस हो गया और वाटर हो गया। अब क्या होगा, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट में लाया। मैं इनको कॉन्टैक्ट में लाया तो क्या होगा, खुद सोचो। तुमने आइस ली और वाटर लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चलो वाटर को ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पूरा उबलता हुआ पानी है और बर्फ भी पूरी जमी हुई है। तो आइस और वाटर को ऐसे में कॉन्टैक्ट में लाया तो क्या होगा, यही तो होगा कि कुछ पार्ट हमारे पास बर्फ का क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी कि आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्यों हुई, क्योंकि वो क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को जो अलग अलग टेम्परेचर पर है जब कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है कुछ टाइम बाद। ऐसा खुद करके देखना, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब टेम्परेचर सेम क्या हुआ कि कुछ टेम्परेचर इधर से क्या हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो किसी चीज में ट्रांसफर हो रहा है तो ये समथिंग चीज, जो सब चीज यहाँ ट्रांसफर हो रही है, दिस समथिंग, कुछ चीज तो ट्रांसफर हो रही है। तो ये समथिंग यानी कि कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको क्या बोलते हैं, हम हीट बोलते हैं। मतलब क्या कि जब हम दो अलग अलग टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या लाते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो कुछ टाइम बाद उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और वो टेम्परेचर सेम क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारे पास कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है यही क्या है, हमारे पास हमारी हीट है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा हीट क्या है। तो देखते हैं हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी जो हाई टेम्परेचर पर हो टू अनदर बॉडी एट लो टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कब ट्रांसफर होती है, जब दो बॉडियों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी, मान लो मेरे पास ए है जो हॉट है और दूसरी बॉडी बी कोल्ड है। उनको आपस में इससे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यानी कि कॉन्टैक्ट में लाए हैं। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ। तो हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जो और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको क्या बोलेंगे हम, हीट बोलते। ठीक है, तो हीट क्लियर हो गया होगा। इसको भी यही, इसमें ये मैंने ये लिखा है कि इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन सम एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कब तक होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन सेम। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या था हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इन्होंने बोला, इसको ऐसे समझो कि मेरे पास तीन बंदे हैं। एक तो हमारे पास चिंकी रहेगी, चिंकी को कभी नहीं भूलना है। हमारे पास चिंकी है, एक पिंकी है, और एक हमारे पास बुलबुल है। बुलबुल नाम अच्छा है ना, बुलबुल। तो बुलबुल, पिंकी और चिंकी। तो क्या हुआ, बुलबुल ने बोला चिंकी से, बुलबुल ने बोला चिंकी से मेरे पास 10 रुपए हैं। पिंकी ने बोला चिंकी से कि मेरे पास भी कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। यानी कि दोनों ने बोला कि बुलबुल ने बोला चिंकी से जितने रुपए तुम्हारे पास है उतने रुपए मेरे पास है, यानी कितने रुपए हैं, 10 रुपए। पिंकी ने बोला कि जितने रुपए तुम्हारे पास है उतने रुपए कितने हैं, उतने रुपए मेरे पास हैं। तो इन दोनों के पास आपस में भी कितने रुपए होंगे, 10 रुपए होंगे। तो यही हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या कि अगर हमारे पास तीन बॉडी हैं ए बी और सी, अगर हमारे पास बॉडी ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए और सी को दोनों ही सेम टेम्परेचर पर हैं, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी बी और सी दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, तो ए और बी भी क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पर होंगे। यही हम, ये ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या है हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बहुत सिंपल है। क्या जैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर इसको प्रूव भी करना हो, हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी सी है और दूसरी बॉडी बी है। अब सपोज करो सी का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया सपोज करो इसका टेम्परेचर 50 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 10 केल्विन है, इसका टेम्परेचर भी कुछ होगा।
कुछ टेम्परेचर कुछ वैल्यू नहीं मानते, सिंपल मान लेते कुछ टेम्परेचर है। जब ए को सी से क्या कर दिया जाता है, हम टच करते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कुछ टाइम बाद। ठीक है, फिर उसके बाद बी को सी से टच कर देते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं, फिर बी और सी भी क्या हो जाएंगे आपस में कुछ टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जब ए से सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी से सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और यही क्या है हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एकदम। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। चिंकी समझ में आ गया? हाँ, चिंकी को समझ में आ गया, चिंकी ने परमिशन दे दी कि सर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रूफ भी करना चाहें तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका प्रूफ करके दिखाओ, थियोरटिकली होगा प्रूफ भी। एक सेकेंड, हम क्या काम करेंगे, इसकी थ्योरी को जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लिखना है कि हमारे पास तीन सिस्टम है, ए बी और सी। यहाँ पर हमारे पास ए है, ये बी है और सी है। तो लेट वी हैव थ्री सिस्टम्स ए बी एंड सी, एंड देयर इज एन इंसुलेटर बिटवीन ए एंड बी एंड नो इंसुलेटर बिटवीन ए बी एंड सी। तो इससे मतलब क्या है, एंड द टेम्परेचर ऑफ ए इज टी ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज टी बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी इज टी सी। ठीक है, तो हमारे पास तीन बॉडीज है, ए बी और सी। ए और बी के बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, ए और सी और बी और सी के बीच में कोई भी इंसुलेटर नहीं है। तो क्या हुआ, ए और सी आपस में कांटेक्ट में है, बी और सी आपस में कांटेक्ट में है। तो आफ्टर सम टाइम ए और सी किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, बी और सी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो यही तुम्हें इसमें लिखना है कि आफ्टर सम टाइम ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो उसके बाद टी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, टी सी के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। टी बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, टी सी के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, ये तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 and 2 टी ए भी क्या होना चाहिए, टी बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये पूरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की गई, क्योंकि ये तीनों से हम किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, इसकी हेल्प से हम किसी सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो इसी उसको क्या बोलेंगे हम, जिससे हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सिस्टम विच कैन बी, थोड़ा थियोरटिकल चैप्टर है लेकिन अभी आगे आगे थोड़ी इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएंगी तब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज के लेक्चर में थोड़ा थियोरटिकल होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, थोड़ा थियोरटिकल है। द सिस्टम विच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी is known as thermodynamic system। And PVT are called thermodynamics variable। PVT are called thermodynamic variable। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हम निकालेंगे वर्क, यानी कि कुछ वर्क होता है सिस्टम में, वो वर्क कितना होता है या वर्क डन कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये सब हम निकालना है। तो अब चलते हैं वर्क की तरफ। वर्क क्या होता है, सबसे पहले वर्क को बताने से पहले एक कंडीशन समझते हैं। हमारे पास सपोज, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क क्या है, वर्क होता है हमारे पास किसी भी चीज में जब कोई मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे पास एनर्जी जो लॉस होती है, इंटरनल एनर्जी, वही क्या है, चेंज इन एनर्जी, हमारे पास वर्क होता है। तो हमने क्या काम किया, हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर हमने गैस भर दी जिसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, और इसके ऊपर हमने क्या काम कर दिया, एक मूवेबल और फिक्स्ड फ्रिक्शन लेस क्या लगा दी हमने, एक यहाँ पर पिस्टन लगा दिया। क्या है हमारे पास, पिस्टन है,
उस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट्स रख दिए जिससे ये ऊपर ही लेना। अब ये क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि लेट गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए फ्रैक्शनलेस एंड मूवलेस piston is attached to the cylinder and some weight is kept on the piston. Let P, V and T be the pressure, volume and temperature of the gas. तो चिंकी यहाँ तक क्लियर है एकदम कि हमारे पास एक गैस है, गैस के अंदर में एक प्रेशर, वॉल्यूम और टी टेम्परेचर वाली क्या ले ली, गैस ली हुई है और उसके ऊपर एक पिस्टन रख दिया है, पिस्टन के ऊपर कुछ वजन रख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, क्या काम करेंगे, थोड़ा सा वेट इसको कम कर देंगे। वेट कम कर देंगे तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। सपोज करो जब हमने कुछ हमारे पास क्या काम किया, हमने कुछ वेट को रिमूव कर दिया तो उसका ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये जो वॉल्यूम अब जो हो जाएगा, नाउ वॉल्यूम क्या होगा, V2। ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, V1, यानी V था हमारे पास, सपोज ये V मान लेके चलो। तो मैंने कहा यहाँ पर ये V1 था, तो ये जो वॉल्यूम में चेंज हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आएगा, डेल्टा V था, ठीक है। क्या ऐसे लिखेंगे इसको हम, कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, हमारे पास एक पिस्टन था, उसका पिस्टन के ऊपर से अगर हमने वेट उठा दी तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़कर वो कितना हो गया, V2 हो गया। अभी इतना ही रखो, इतना समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो इसको लिखते हैं, व्हेन सम वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पिस्टन, फ्रॉम द piston, then the gas will expand, gas will expand, क्लियर है। और गैस विल एक्सपेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स, इनिशियली चलो V को भूल जाओ, इनिशियली कितना था, V था, चेंज कितना हो गया, डेल्टा V का, तो बिकम्स V प्लस डेल्टा V। इनिशियली था V, चेंज कितना हुआ, डेल्टा V, तो वॉल्यूम कितना होगा, V प्लस डेल्टा V, और फाइनल वॉल्यूम यानी यही क्या है हमारे पास, V2, यानी V2 ही क्या है हमारे पास, V प्लस डेल्टा V आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बिकम्स V प्लस डेल्टा V एंड कितना ये मूव करा, एंड डेल्टा X बी द डिस्प्लेसमेंट, बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन ने कितना मूव किया है, डेल्टा एक्स, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, डेल्टा एक्स है। देन वर्क डन। अच्छा कौन सा वर्क है हमारे पास, एक्सटर्नल वर्क है ना, क्योंकि पिस्टन हम सब कुछ बाहर से करा रहे हैं, गैस ने क्या, फिर हमने बस वेट हटाया बाहर से, लेकिन वर्क कौन कर रहा है, अभी भी गैस कर रही है। तो वर्क डन किसके द्वारा है, बाय द गैस है, याद रखना, वर्क डन बाय गैस कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, अभी बताता हूँ कंफ्यूजन क्या है। देन वर्क डन निकाल लेते, पहले हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू W। फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो डेल्टा एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू प्रेशर ए और डेल्टा एक्स को एक साथ कर दे, ए इंटू डेल्टा एक्स, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V, ठीक है। यानी कि W इज इक्वल टू P, अगर हम मैं बात करूं इनिशियल वॉल्यूम में, फाइनल वॉल्यूम मेरा V2 था और इनिशियल वॉल्यूम मेरा V1 था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1। तो यानी कि हमारे पास क्या करा हमने, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन में V2 की वैल्यू ज्यादा है, हेयर V2 इज ग्रेटर देन V1 एज एक्सपेंशन हुआ है। सो इसका मतलब वर्क क्या आया है हमारे पास, पॉजिटिव आया है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन हमारे पास W क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और इसी को अगर मैं वॉल्यूम को कम कर देता तो हमारे पास V1 क्या हो जाता, कम हो जाता, नेगेटिव आता। तो फोर हमारे पास कंप्रेशन, जब हम किसी भी गैस को दबाएंगे तो उसमें क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा अपोजिट माना गया है। केमिस्ट्री में ये माना गया कि एक्सपेंशन जो होता है उसमें वर्क डन नेगेटिव होता है और कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। वहां पर ये हमारे पास थोड़ा बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अभी तक लड़ाई चलती आ रही है। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा।
पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, वहां पर उनके लिए वो सही है और हमारे लिए यहाँ पर ये सही है, तो इसमें हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपना जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे कि हमारे पास वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन में नेगेटिव होता है। और इसका प्रूफ भी अभी देख भी लिया है हमने कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो 4 एक्सपेंशन वर्क डन पॉजिटिव, 4 कंप्रेशन वर्क डन नेगेटिव। तो यहीं पर एक चीज और समझो, एक्सपेंड हुआ है तो क्या हमने कितना काम किया था, हमारे द्वारा काम किया था, हमने बस वेट हटाया। तो एक्सपेंड किसने किया? गैस ने किया, यानी कि सिस्टम ने किया। तो यानी कि वर्क किसके द्वारा हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव का भी खत्म करने भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, एकदम हमारे पास डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम वर्क डन नेगेटिव। अब सिस्टम ने वॉल्यूम खुद बढ़ाया है, हमने तो बस वेट हटाया, वर्क डन खुद बढ़ा। तो वर्क डन किसने करा? बाय द सिस्टम हो, और बाय द सिस्टम होने पर वर्क कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। अब सपोज करो मैं क्या काम करता, ये था वेट को मैं इसका वॉल्यूम कम करता, तो मैं क्या काम करता, पिस्टन को थोड़ा नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कौन कर रहा है? ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि इस बार हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो उस टाइम पर वॉल्यूम क्या आता? नेगेटिव आता, तो वर्क क्या आता? नेगेटिव आता। तो उस टाइम पर वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेते हैं? उस टाइम पर हम नेगेटिव ले रहे होते। तो ये तीनों चारों चीज बहुत ही अच्छे से समझ लेनी, क्योंकि साइन में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव याद कैसे रखेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव। कंप्रेशन का मतलब किस पर वर्क हुआ है? वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब सपोज करो अगर हमारे पास प्रेशर क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट था, ये जो हमने पी लिया था, पी कांस्टेंट था। अगर हमारे पास प्रेशर वेरिएबल हो तब कैसे करेंगे? इफ प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर इज वेरिंग, अगर हमारे पास प्रेशर चेंज कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास वर्क डन का फॉर्म? तो हम बिल्कुल सिंपल चलेंगे कि हमें पता होता है जब भी कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, हम उसका छोटा सा पार्ट मानते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, लेट, वही सब थ्योरी लिखने के बाद, लेट देयर is a small small displacement of piston dx। हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। सो वर्क डन वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। ये कैसे आया हमारे पास? वही करेंगे हम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब एफ की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा, क्या? प्रेशर, प्रेशर वेरिएबल है, अपॉन प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। और ए डी एक्स क्या हो जाएगा इस बार हमारे पास? पी इंटू डी वी हो जाएगा। तो समझ में आएगा डी वी क्या होगा? ये छोटे से वॉल्यूम में चेंज के लिए छोटा सा वर्क डन आया। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में हमारे पास स्मॉल वर्क डन कितना आया? डी डब्ल्यू आया। तो हमारे पास वर्क डन पूरे में चेंज करने के लिए कितना होगा इस प्रेशर? तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? पूरा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो क्लियर है? और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है हमारे पास? V1 से V2, तो P dV। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो P को हम आंसर लेंगे। अगर हम ये प्रेशर कांस्टेंट होता, देखो इफ प्रेशर इज वेरिंग, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर तो अंदर आ गया। अब इसी को अगर हम पीछे वाले से ड्राइव करें, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो देखो सेम वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये पी कहाँ आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीज कांस्टेंट में होती है वो बाहर आ जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 डीवी, और डीवी का इंटीग्रेशन V, तो V और लिमिट V1 से V2, तो ये क्या आ जाएगा? P V2 माइनस V1। तो वही है, अगर हमारे पास प्रेशर वेरिएबल होगा तो हम ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे P इंटू डी वी। उसमें प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम्स के टर्म्स में या किसी चीज में डिफाइन होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम सिंपल P इंटू डेल्टा वी लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचा, वर्क डन। हमारे पास अगर ये तो किससे था? मैथमेटिकल, यानी कोई वैल्यू दी हो, अगर हम वर्क डन बाय द ग्राफ कैसे निकालेंगे तो वो और देख लेते हैं। वर्क डन बाय पीवी ग्राफ, अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए तो उसके लिए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे?
तो हमारे पास क्या काम करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास एक वॉल्यूम V यहाँ पर है और प्रेशर P के बीच में ग्राफ है। चिंकी क्या बोल रही है, चिंकी बोल रही है कि सर कुछ थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है। अरे चिंकी ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। थोड़ा बस थियोरटिकली तो है, सब कुछ 12th का है। ध्यान से समझो, थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है लेकिन अब आगे आगे चीजें थोड़ी मजेदार होने वाली है। तो देखो हमें वर्क डन निकालना है पीवी ग्राफ से, थोड़ा मजेदार करते हैं कि इसको थोड़ा सा चलो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे पास क्या काम करा हमने, वही जो सिलेंडर था वो ये था, ठीक है, उसके अंदर गैस थी, ये भर दी हमने गैस। चिंकी अब समझ में आ रहा है? हाँ, चिंकी अब एकदम खुश हो गई है, बोल रही है कि सब समझ में आ रहा है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चिंकी ने बोला सर हम यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, ठीक है, यहाँ का वॉल्यूम V2 हो गया बढ़कर, जो वॉल्यूम हुआ था V2। प्रेशर इनिशियली P यहाँ पर क्या है हमारे पास, P प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये मान लिया मैंने कंडीशन A B C और D, ठीक है यहाँ तक। तो वही वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो कैसे निकालेंगे हम, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट लेते हुए, तो P तो कांस्टेंट है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V2 माइनस V1। अब इसको इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर क्या था हमारे पास, प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास, तो इसको पॉइंट का नाम दे दिया मैंने M। तो प्रेशर क्या है हमारे पास, O से लेकर M तक, OM। V2 क्या है, V2 ये है पूरा, OC, OC हो गया। V1 क्या है हमारे पास, V1 ये OD है, OD, चार चूड़ियों वाली OD, OD होती है ना वो, हाँ OD होती है। तो OM, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, OC माइनस OD, OC में से OD गया, OC में से OD गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, OC में से OD गया तो DC। और ये देखना ये क्या है हमारे पास, OM, OM किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो W इज इक्वल टू OM की जगह क्या लिख सकता हूँ, AD और इंटू DC। सर यार ये क्या हो गया, AD क्या थी इसकी लेंथ और DC क्या थी इसकी ब्रीथ, तो AD लेंथ इंटू ब्रीथ, और लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है किसी भी चीज का, इसका रेक्टेंगल का एरिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, किसी भी अगर हम पीवी का निकालना हो तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। और याद रखना पीवी कर्व एंड V एक्सिस, कि हमारे पास ये ग्राफ कई बार उल्टा करके बना देते हैं, उल्टा करके कैसे कि P को यहाँ ले, V को यहाँ ले देंगे और P को यहाँ ले देंगे, तो हमें ये वाला एरिया निकालना होगा V से एक्सिस के वाला। जैसे कंडीशन बनाऊंगा एक ये वाली कि अगर हमारे पास ऐसे O एक्सिस है, यहाँ पर O है, यहाँ पे हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक वर्क ले लिया A से B तक, ये वाला वर्क निकालना है हमें A से B तक। ये ग्राफ दे दिया हमें V और P के बीच में। और इस बार क्या काम किया हमने, प्रेशर भी चेंज हो गया, कि इनिशियली प्रेशर क्या था, P1 था, और बाद में प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। इनिशियली वॉल्यूम क्या था, V1 था, आफ्टर वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो हम जब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को देखेंगे ही नहीं, हमें कहाँ से क्या निकालना है, वर्क डन ऑफ AB निकालना है। तो वो क्या होगा हमारे पास, एरिया अंडर पीवी कर्व, यानी कि जिसके अंडर हमें वो निकालना है एरिया, वर्क उसके अंदर का एरिया। तो वर्क कहाँ से निकालना है, A से B, तो इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, देखो इसके अंदर ये वाला एरिया आ रहा है ये, और किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, वो V एक्सिस के रेस्पेक्ट में। वर्क डन AB क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ किसका पार्ट, इसका नाम दे दो ABCDE, एरिया ऑफ ABCDE। और ये क्या है, ट्रेपेजियम बनना है, तो ट्रेपेजियम का हमें पोता भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, हाँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसमें, ये AE प्लस BD इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट होती है ये वाली AC डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ इस तरीके से हम वर्क डन निकाल लेंगे किसी भी ग्राफ से देखकर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब देखो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन मैं सोच के आया था कि साइक्लिक प्रोसेस भी खत्म कर देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट भी सिर के ऊपर से जाने लगेंगे। और चिंकी भी बोल रही सर अब मैं बोर हो गई हूँ, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। तो चिंकी की बात मानते हुए अब हमारे पास बोल रहे हैं चिंकी की साइक्लिक प्रोसेस और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये वाला टॉपिक हम कल बताएंगे। और कल ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट लॉ भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस एंड वर्क प्रोसेस। तो एक बार आज की समरी दे देते हैं, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा। मेन चीज क्या पढ़ी हमने, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही इंपॉर्टेंट था, वही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक था। तो वो क्या था हमारे पास, ए और बी, अगर हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में, सॉरी, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। फिर हमने देखा वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तब, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हो जाएगा, वही वर्क डन, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट तो पी इंटू डेल्टा वी और पी डी वी। मेन चीज क्या थी, वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, एक्सपेंशन के टाइम पर एक्सपेंशन होगा, एंड हमारे पास वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन बाय सिस्टम हो या गैस बोल सकते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव होगा कब, जब हमारे पास कंप्रेशन हो रहा हो, एंड वर्क डन बाय किससे हो रहा हो, वर्क डन बाय, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा हो। क्लियर है यहाँ तक। तो चिंकी कोई डाउट, नो सर कोई डाउट नहीं है, और एक बार पढ़ के पता चलेगा डाउट क्या है, ठीक है। तो वो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा चिंकी बोले कि सर ये तो आप ही बोले, नहीं नहीं, चिंकी मेरे पास ही बैठती है, वो बोलती है। आवाज़ नहीं सुना सकते नाम, तो आपको चिंकी की आवाज़ सुननी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी बस आवाज़ मेरी सुनो, ये अच्छे से पढ़ कर आओ। तो ये सब पढ़ लिया है, इसके बाद कल हम साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन देखेंगे। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। कुछ और टर्म्स बचे जैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी, वो हम फर्स्ट उसमें देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा इंटरनल एनर्जी भी, ठीक है। तो कल इस जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर हुए, आज तक आप इतना पढ़िए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल टॉपिक, एक बार खुद से पढ़ना, नोट साथ के साथ बनाना, ठीक है। तो थैंक यू, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय।